जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की आपसे टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी, हमने अब तक दृष्टि आईएएस के जीएस पेपर नंबर 1 के 11 टेस्ट आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, और सीसेट के 3 टेस्ट और ये चौथा टेस्ट वह उसका लास्ट पार्ट है। जी हाँ, लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें हमने इस टेस्ट को हमने 3 पार्ट में कवर किया है। बच्चे, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो आप जाइए, विजिट करिए और वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इन सब के अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकता है। इन सब के अलावा आप मुझसे बात करने के लिए, कोई भी डाउट हो उसको सोल्व करने के लिए कमेंट्स तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आप मान लीजिए फेसबुक चलाते हैं तो सागर चिकारे के नाम की आईडी है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन लेने से पहले 1 मिनट मैं आपका और लूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था और मैं आशा नहीं बल्कि उम्मीद करता हूँ आपसे कि इसका आपने करेक्ट आंसर दिया होगा, ठीक है। 50 का आज की क्लास में 51 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन पे चलने से पहले, पैसेज का ये क्वेश्चन है, उस पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा दृष्टि आईएएस का, वह टेस्ट खास तौर पर मैं आपको बता दूं वह फुल लेंथ टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट होगा और इस टेस्ट में हम आपसे पॉलिटी पर क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी पर, ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर, मतलब कि फुल लेंथ का ये टेस्ट होगा और अदर पार्ट जो भी बचा है उस पर आपके क्वेश्चन दिखने के लिए मिलेंगे। तो अपना रिवीजन मल्टीपल टाइम करते रहिएगा बच्चे, ठीक है। तो आपका जो कल क्लासेस होगी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो फुल लेंथ टेस्ट होगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए आइए पैसेज की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक परिच्छेद है, परिच्छेद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, ये कह रहे हैं कि भारत का कृषि क्षेत्रफल हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित कर रहा है, जिसकी विशेषता निरंतर वृद्धि दर है। मतलब कि इसकी विशेषता क्या है? वृद्धि दर निरंतर हो रही है। इस स्थिरता का प्रमुख कारण उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण को बढ़ावा और किसानों की आय में सुधार हेतु विभिन्न सरकारी पहलें हैं। अब ये क्यों हो रहा है? तो इसका कारण इन्होंने बताया है, उत्पादकता में वृद्धि है पहला कारण, फसल का विविधीकरण को बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार हुआ है और सरकारी पहलें हैं, तो इसलिए ये निरंतर वृद्धि हो रही है। कृषि प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में मौसम की स्थिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर कृषि को आप देखो, उसके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं तो उसमें कौन करता है? तो सबसे पहले है मौसम। जलवायु परिवर्तन और इसकी परिवर्तनशीलता किसानों के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकती है। हालांकि वे किसान जो विविध आय स्रोत पर निर्भर हैं, वे इन अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए अधिक सक्षम है। मतलब कि अगर वो केवल कृषि पर ही नहीं बल्कि विविध सेक्टर पर वो निर्भर हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? इनका सामना करने के लिए अधिक सक्षम हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि वानिकी जैसे संबंधित गतिविधियां किसानों को जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत पहलों को विशेष रूप से इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र की समग्र स्थिरता और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके परिच्छेद के लिए 2 प्रश्न बनाए हैं। आइए इस परिच्छेद पर 2 प्रश्न हैं आपके, देखते हैं।
पूछा है तर्क संगत, ठीक है, पहला 51 का। आइए देखते हैं, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। पहला है भारत के कृषि क्षेत्र की समुत्थानशीलता सरकारी प्रयासों और नीतिगत सहायता से संबंधित है। नंबर 2, विविध आय स्रोतों वाले किसान जलवायु अनिश्चितताओं से निपटने में बेहतर ढंग से सक्षम है। जरा समझना, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विविध आय स्रोतों से जो किसान, ठीक है, प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या है, उनकी स्थिति ठीक है, मतलब कि वो कई निश्चितताओं से निपट सकते हैं, मतलब कि उनसे आप देखोगे बेहतर ढंग से उनका सक्षम है। तीसरे में कह रहे हैं भारत में कृषि उत्पादकता पर मौसम की स्थिति का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चे, न्यूनतम प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि अगर आप देखोगे इसको प्रभावित करने में एग्रीकल्चर सेक्टर में खासतौर पर जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, मानसून है, वो तो करता ही है। तो तीसरा इसमें गलत है। अब देखो दूसरा सही है और तीसरा गलत है। आइए, जहाँ 3 स्टेटमेंट होगा वो इसका आंसर नहीं होगा, मतलब कि आंसर आपका सी नहीं है, आंसर आपका डी नहीं है। अब आंसर या तो ए होगा या आंसर बी होगा। चौथे में कह रहे हैं पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी संबंध विधियां किसानों के लिए जोखिम कम करने में सहायता प्रदान करती हैं। ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। देखिए, ये कह रहे हैं भारत के कृषि क्षेत्र में समुत्थानशीलता सरकारी प्रयासों और नीतिगत सहायता से संबंधित है। बिल्कुल ये बात सही है कि इस क्षेत्र में क्या है, आपको समुत्थानशील या सरकार के प्रयास रहे हैं, ठीक है, कई ऐसी पॉलिसी रही हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, पूर्व धारणा पे क्वेश्चन पूछा है 52। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन और मौसम की परिवर्तनशीलता गंभीर चिंताओं में शामिल है। बिल्कुल ये बात सही है कि इसकी स्थिति को अगर हम देखें तो भारत में ये बात सही हो जाएगी। नंबर 2 में कह रहे हैं कि किसान जो केवल पारंपरिक फसल उत्पादन पर निर्भर करते हैं वे अनियमित मौसम के कारण अधिक खतरे में हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि यदि आप देखोगे अगर उनकी आय में डाइवर्सिटी है अन्य क्षेत्रों से, चाहे मत्स्य पालन हो, मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, ठीक है, और मधुमक्खी पालन हो, अगर वो इन क्षेत्रों की तरफ भी अगर जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, मौसम की अनियमित मौसम के कारण खतरे में क्या होंगे, उससे बाहर निकलेंगे और उसमें सुधार रिफॉर्म जल्दी कर सकते हैं। और जो मान लीजिए ट्रेडिशनली रहे हैं केवल वो फसल पर ही हैं तो वो संवेदनशीलता में आ जाएंगे। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, ठीक है, पूर्व धारणाएं दोनों मान्य है बच्चे यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, परिच्छेद नंबर 2, परिच्छेद नंबर 2 पढ़िएगा, वीडियो को पोस्ट करके मेरे साथ साथ पढ़िएगा। तैयारी का मुख्य उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करना और हाशिए पर रहने वाले गरीब तथा विकलांग जैसे कमजोर समूहों की राहत में सहायता प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य यह भी है कि चल रहे विकास के माध्यम से समुदाय स्तर पर तैयारियों को दृढ़ किया जाए और पुनर्निर्माण के प्रयासों को कमजोरियों को कम करने की दिशा में मार्गदर्शनशील किया जाए। तैयारी गतिविधियों में स्थानीय चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक निकासी योजनाएं, आपदा प्रबंधन दल जिसको DMT और आपूर्ति का भंडारण तथा आपातकालीन योजनाओं का विकास करने जैसे प्रशासनिक उपाय शामिल होते हैं। चूँकि आपदाएं आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। देखो आपदाओं से क्या क्या होता है बच्चे, इससे सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर आपका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपदा प्रबंधन नीतियों को केवल भौतिक पहलुओं को संबोधित करने के बजाय सामाजिक प्रणाली की सुभेद्यता, जो भेद्यता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब कि केवल ऐसा ना करो आप भौतिक पर, बल्कि उसके साथ साथ आपको सामाजिक जो प्रणाली है उसकी भेद्यता को भी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, 53 नंबर। देखो ये आपसे कह रहे हैं आपदा तैयारी प्रयासों में समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये बात सही कही है इन्होंने कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसको आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जिसमें विकलांग हैं, हाशिए पर चले गए कमज़ोर वर्ग हैं, उनको केंद्र में रखा जाए। दूसरे में कह रहे हैं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन संरचनाएं प्रभावी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये भी बात सही है क्योंकि DMT की बात यहाँ पर की गई है। आपदा तैयारी में सामाजिक आर्थिक कारक भौतिक कारकों की तुलना में कम प्रासंगिक हैं। देखो
ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि भौतिक कारकों को केवल ध्यान में न रखो, बल्कि उसके साथ साथ सामाजिक कारकों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपदा तैयारी में सामाजिक आर्थिक कारक भौतिक कारकों की तुलना में कम प्रासंगिक नहीं महोदय, अधिक प्रासंगिक हैं, कम नहीं। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वहीं चौथे की बात कर लें तो विकास गतिविधियां आपदा तैयारियों को मजबूत करने में भूमिका निभा सकती हैं, सही बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एजम्पशन पर आधारित है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही ईजी है, पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला, आपदा की तैयारियों और न्यूनीकरण के लिए नीति में सामाजिक और आर्थिक विचारों को एकीकृत करना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें हमें सामाजिक और आर्थिक विचारों को एक साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे में कह रहे हैं कि आपदा की संवेदनशीलता को कम करने के लिए केवल प्रशासनिक तैयारी ही पर्याप्त है। नहीं महोदय, यहाँ पर प्रशासनिक तैयारी केवल नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आप देखोगे जो आपकी सामाजिक तैयारी है वो भी आपकी होनी चाहिए। तो पहला सही है, सेकंड वाला गलत है। पूर्व धारणाएं मान्य है, तो केवल ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, रीजनिंग का क्वेश्चन है और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं टिड्डे कीट हैं, ठीक है। जो टिड्डे हैं बच्चे वो कीट हैं, ऐसे बना सकते हो। जो टिड्डे हैं इसको हम टी से कर देते हैं। ये टिड्डे क्या हैं? कीट हैं, तो हम इसको के से दर्शा देते हैं, ठीक है। पतंगे भी कीट हैं, मतलब कि जो पतंगे हैं वो भी कीट हैं, तो हम पतंगे इसके अंदर रख देते हैं, पी से दर्शा देते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं टिड्डे पतंगे नहीं है, मतलब कि जो टिड्डे हैं उनका पतंगों से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख टिड्डों, कीटों और पतंग सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कीटों, टिड्डों और पतंगों के बीच के संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? देखो, आओ जरा समझो बच्चे इसको। देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है, अगर आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ें, ठीक है, पहली जो लाइन है इन्होंने कहा है कि टिड्डे कीट है। इस पे मान लोगे क्या टिड्डे कीट है? ये तो सब अलग अलग है। देखो मान लो कि ये क्या है, आपके टिड्डे हैं, ठीक है, और बड़ा वाला जो ग्राफ है ये कीट है, ठीक है। फिर कह रहे हैं पतंगे कीट हैं, तो यहाँ पर पतंगे लिख देते हैं। पतंगे भी क्या हो गए? कीट हो गए। अब टिड्डे और पतंगों का कोई भी आपको अंतर, मतलब कि इसमें कोई भी ताल्लुकात नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। टिड्डे पतंगे नहीं है, तो टिड्डे पतंगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर, आप कमेंट्स करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो मुझे लगता है सोल्व करवाने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर है 56। यहाँ पर कह रहे हैं 100 के बाद में 99 बना। एक सीरीज है, बस उस सीरीज को आपको फुलफिल कर देना है और उससे आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर 99 क्यों आया, अगर आप कहोगे कि महोदय ये 99 कैसे आ गया, माइनस का 1 आ गया, फिर इससे ये 103 कैसे हो गया, 99 प्लस 2 दूनी 4, तो 99 प्लस 4 कितने होते हैं? 103। एक बार प्लस होएगा, अब उसके बाद में माइनस होगा, तो ये सीरीज आपकी चलेगी, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें हार्डनेस नहीं, मैंने आपको बता दिया है। देखिए अगर 99 आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा होगा, 1 का पावर 1 माइनस घटा दीजिएगा तो ये क्या आएगा, फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3, 103। अब देखो यहाँ पर 103 आ गया, तो अब यहाँ पर क्या है, आपको 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 या 9, अब 9 आप घटाओगे 103 में से तो 104 आएगा। अब 4 की पावर आपको जोड़नी पड़ेगी, 4 चौक 16, 16 और 4 16, 4 चौक 16 और 4 कितने होते हैं 16, 4 चौक 16 और 94 110। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर आपको माइनस करनी पड़ेगी, 5 पंजे 25, इसमें से घटाओ 110 में से 25 कितना आएगा 85। तो करेक्ट आंसर बताइएगा क्या आएगा, मैंने ही बता दिया, आप क्या बताओगे। चलिए देखिए यहाँ पर आपसे
सवाल दे के रखा है बड़ा अच्छा, इसको कॉम्प्लिकेटेड सवाल बोलेंगे। ये कठिन सवाल नहीं है, बस ये आपकी थिंकिंग अप्रोच पर आधारित सवाल होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इसका आंसर निकाल देंगे, और नहीं समझे तो फिर आप स्किप ही करेंगे। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर करो। निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक अंक दे के रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, को एक अलग अक्षर द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि a+b+c, c+d+e, e+f+g और g+h+i में से प्रत्येक 13 के बराबर हैं। मतलब इन्होंने कहा है a+b+c बराबर कितना आएगा, सॉरी 13 आएगा। ये सब किसके बराबर है, 13 के बराबर है, इनका ये कहना है, ठीक है, ये 13 के बराबर है। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि, उसके बाद में ये कह रहे हैं क्या कि c+d+e ये भी किसके बराबर है, 13 के। उसके बाद इन्होंने कहा ये वाला e+f+g ये भी किसके बराबर है, 13 के। और फिर कह रहे हैं g+h+i ये भी किसके बराबर है, 13 के। इनका कहना ये है। तो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पर इनमें से नंबरिंग कर देनी है कि 13 कैसे आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए a का मान कितना है, 9 है, ठीक है, 13 बना रहे हैं हम। a का मान मान लीजिए, 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं थिकनेस दूसरी, मतलब कि सॉरी कलर दूसरा ले लेता हूँ पेन का, और थिकनेस कम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, मैंने कहा कि a की पावर 9 है, मान लो कि a 9 है, हमें 13 बनाना है, ठीक है। a की पावर मान लो कि आपका 9 है, प्लस मैं कहूँ, अब प्लस का निशान लगाएं तो यहाँ पर 3 कह दूँ तो कितना हो गया, 9 और 3 कितने होते हैं, 12। प्लस मैं कहूँ c का मान 1 ले लो तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब मुझे इसका 13 बनाना है। मान लो कि c का मान देखो यहाँ पर कितना लिया, 1, तो यहाँ पे 1 ही लेंगे, ठीक है, c का मान 1 ले लेंगे। उसके बाद मैं कहूँ कि इस यहाँ पर आप का मान ले लो 8, कितना हो गया, 9। 9 और 4 कितने होते हैं, a का मान ले लो 4, तो कितना आ गया, 13 आ गया, है कि नहीं। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये भी 13 आ गया। अब देखो e का मान आपने क्या ले लिया, 4, प्लस अब f का मान आपको लेना है, तो f का मान कितना ले सकते हैं हम, हमने f का मान 7 ले लिया। अब g का मान कितना ले, देखो 7 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं, प्लस हम क्या ले लें, यहाँ पर 3 ले सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर जो g का मान है, सॉरी 7 4, चूँकि 4 का मान 7 4 11, 2 लेंगे, 7 4 11 होते हैं और 2, ठीक है, 13, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे, है कि नहीं, तो 2 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब वैसे ही इसमें आप मान ले सकते हैं, ठीक है। अब जी का मान आपने ले लिया 2, ठीक है, 2। अब मान लो यहाँ पर ले लेते हैं हम 9, ठीक है, पहले ले सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 9 नहीं लिया, तो हम 9 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, मान लो 5 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लो, चलो, तो कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और हमें 13 बनाना है, 7 और 7 14, 6 इधर ले लो, ख़त्म कहानी, तो 13 ये हो गया। अब देखो जहरा, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, इन्होंने पूछा क्या है, आपसे पूछा है c+e+g का प्रतिनिधित्व करेगा, ये पूछा है कि c+e+g का प्रतिनिधित्व क्या करेगा, ये आपको बताना है। देखो अब मुझे बताइएगा बच्चे कि आपका c का मान कितना है, c का मान है 1, ठीक है, c का मान 1 है, प्लस e का मान कितना है 4, प्लस g का मान कितना है 2, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मतलब कि इसमें 7 ऑप्शंस देखिए आपको रखा होगा, देखिए तो ऑप्शंस आपका है 11, 9, 8 और 7। तो इसका या तो देखो सबसे अधिक आप लाओगे, अधिकतम या न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम जो है आपका 7 आ जाएगा, अधिकतम 11 आ जाएगा, वैसे तो आप 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, तो 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, तो चलिए उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखो
ये कह रहे हैं आपसे, धारा के प्रतिकूल जाते समय नाव की गति 79 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जरा यहाँ पर समझना, यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखो मान लीजिए धारा है आपकी इधर जा रही है धारा, और बोट किधर जा रही है, बोट इधर से इधर आ रही है, तो स्पीड क्या हो गई, कम हो जाएगी। क्योंकि अब देखो पानी की जिस तरफ दिशा है, पानी की दिशा किधर है, जिधर इसका एरो है, पानी की दिशा इधर है, ये वाटर है और ये बोट है, ये बोट है, बोट की दिशा इसके विपरीत है। तो अब इसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और इसकी जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगी गति। ठीक है, धारा के अनुकूल जाते समय नाव की गति 101 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब देखो मान लीजिए धारा भी इधर जा रही है और नाव भी इधर जा रही है, तो गति क्या होगी, इसकी जो गति होगी वो जुड़ जाएगी, मतलब कि प्लस हो जाएगी। विपरीत में क्या होती है, घट जाती है, और समान में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब कि आप देखोगे जुड़ जाती है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो आपसे पूछा है कि धारा की गति ज्ञात करो, जो धारा है उसकी गति आपको बतानी है। ठीक है, आपको नाव की गति देके रखी है। ठीक है, अब कैसे करोगे, चलो देखो। मान लीजिए कि जो जल में नाव की गति कितनी है, मान लो नाव की जो गति है वो ए मान लेते हैं, नाव को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं कि सर उसकी जो गति है वो ए है। वहीं अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए जो जल है, जल बोल सकते हैं या इसको धारा बोलिएगा, धारा को हमने बी से इंडिकेट कर दिया। तो देखो नाव क्या है, ए है, और धारा आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं नाव की धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल में जा रहे हैं तो कितना है, मतलब कि उसके प्रतिकूल विपरीत आप कह सकते हैं। अगर विपरीत जा रहे हैं तो कितना है, 79 किलोमीटर पर हावर, 79 किलोमीटर पर हावर। वहीं अगर इसके समान जा रहे हैं, ठीक है, समान उसी दिशा में, तो ये कितना हो जाता है, 101 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहे हैं। क्लियर। अब मुझे बताओ, अगर ये चले a प्लस बी, मतलब कि धारा और ये चले तो कितना चल रहा है, उसके साथ में चल रहा है तो 101 किलोमीटर, और a माइनस बी चले तो कितना, 79। अब इसको आपको क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है। तो जब आप प्लस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, करिएगा, कितना आ जाएगा। अब देखो तो ये a से ये कट जाएगा, प्लस प्लस का ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2b बराबर कितना है यहाँ पे 10 0, एक सेकेंड रुको, 7 और 1 8, 2 से 9, नहीं इसमें माइनस होगा, सॉरी ये जुड़ेगा नहीं, माइनस होगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, ये माइनस होगा यहाँ पे। कलर दूसरा ले लेते हैं और थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं। देखो ये आ जाएगा आपका 2b बराबर, यह आपका 110 में से अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 में से 9 जाओगे तो 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर कितना 11। ठीक है, क्योंकि 2 है, 2 से आप काटोगे तो 11 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका b का जो मान आ गया, b का मान आ गया आपका 11। अब b हमने क्या माना था, देखो b माना था धारा की जो गति है उसको हमने b माना था, और जो आपकी नाव की गति है उसको हमने a माना था, और आपसे पूछा गया धारा की गति ज्ञात करें। तो धारा की गति ज्ञात करेंगे, कितनी आ जाएगी 11 किलोमीटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी बच्चे, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या है आपकी जो धारा है वो चल रही है। तो इसमें ऑप्शंस कहीं है 1100 किलोमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपको दे के रखा है, बताइएगा इसका राइट आंसर वीडियो को पोस्ट करके। 59 नंबर क्वेश्चन है और कह रहे हैं पेट्रोल की लागत मूल्य पर मिश्रण को बेचकर 30% का लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, 30% का लाभ अपने आप में प्राप्त कर रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में मिलाए जाने वाले कैरोसिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि कितना ऐसे कैरोसिन मिलाया जाए कि जिससे आपको 30% लाभ प्राप्त हो। ठीक है, कितना प्राप्त हो, 30% लाभ प्राप्त हो। तो बताओ बच्चे 30% लाभ प्राप्त कैसे होगा, बताइएगा इसको। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं बच्चे।
ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शंस लेके भी करिएगा बच्चे, करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए कुछ टाइम है, करिएगा। हुआ, करिएगा, हुआ कि नहीं बताइएगा मुझे, हुआ कि नहीं। चलिए आपने किया होगा, चलिए आइए देखते हैं, देखो समझ आते हैं, आइए समझना, जैसे जैसे ही कह रहा है। देखो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल के लागत मूल्य पर मिश्रण में बेच करके 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में ही मिलाए जाने वाले कैरोसिन का प्रतिशत ज्ञात करो। मान लीजिए कि 100 मिली पेट्रोल की लागत मूल्य 100 है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि 1 मिली में कितना है, मान लीजिए 1 मिली में 1 मिलीलीटर में कितना है, उसका जो लागत मूल्य आएगा तो कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। आप 100 मानेंगे तो 100 का 100 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 मान लिया हमने कि 1 था तो 1 रुपया उसका आया मान, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, मान लीजिएगा जब इसको 100 मान लो, चलो हम 100 मान लेते हैं इसको, चाहे 1 मान लो या 100 मान लो, जो आपका मन करे आप वो मान सकते हैं। तो 100 का 100 ही आएगा इतने, मतलब कि तो 1 1 कर लिया हमने, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 30% लाभ प्राप्त करने के लिए आपको 100 मिली के लिए जो विक्रय मूल्य क्या होगा उसका जो होना चाहिए। अब देखो 30% का लाभ कब होगा, जब आपने 100 माना, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस पे 30% का लाभ हो, तो क्या करोगे आप, इसको 130 पे बेचोगे, मतलब कि इसमें 30 एक्स्ट्रा। तो यदि 100 का था, अगर आप उसमें 30% का लाभ चाहते हैं तो सर कितने का बेचोगे, 130 का, है कि नहीं। तो उसका कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए विक्रय मूल्य, जो सेलिंग प्राइस है वो इतना होना चाहिए। अब आप विक्रय मूल्य पर लागत मूल्य के बराबर होना चाहिए, तो आप लाभ प्रतिशत 30 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम 30 रुपये का लाभ चाहिए, तो 30 मिलीलीटर पेट्रोल के बराबर होगा, है कि नहीं। अगर आप 30% का लाभ चाहोगे 30 का, तो 30 के बराबर होगा भाई। 30 अगर 30 रुपये का चाह रहे हो, क्योंकि 1 रुपये का 1 के बराबर है, 30 का 30 के बराबर हो जाएगा मिलीलीटर में। इसलिए अगर आप देखें 100 मिली पेट्रोल को 30 मिली कैरोसिन मिलाएं, तो उसी पर 100 मिली को 100 रुपये में बेच दें, तो तब आप निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना होगा, 30 मिली अगर आप मिलाएंगे तब। देखो कैसे, आओ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक तो समझ में आया, इतना तो ठीक है, यहाँ पर इतना तो समझ में आया कि 130 पर मिलेगा। अब जरा समझ लो 100 में कितना मिला होगा, 30 मिला होगा। कैसे, जरा इस चीज़ को समझो। देखो 100 में आपने कहा 30 मिला दो इंटू 100, इससे इसको काट दो, कितना आएगा 30, तो आपका कितना आएगा 30, तो 30 आपको मिलाना है, ठीक है। बिल्कुल हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, तो आंसर आप इसका निकाल लोगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये पैसेज है इंग्लिश मीडियम के लिए, वीडियो को पॉज करके आवश्यक रूप से पढ़िएगा बच्चे। ये इसके स्टेटमेंट हैं, यहाँ ऑप्शंस हैं, फिर आपका 54 है, फिर यहाँ पर ये ग्राफ दे के रखे हैं, ये आपको फाइंड करना है नंबर। ये था आपका 8 ऐसे डिजिट दे के रखे 1 2 7 इस तरीके से, इसका ऑप्शंस यहाँ पे आपको बताने हैं। ये आपको बताना है कि बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन था, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। ये फाइंड करना है परसेंटेज कैरोसिन दैट मस्ट बी मिक्सड इन पेट्रोल टू गेन 30% वाई सेलिंग टू मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे। चलिए बच्चे आइए, और भी अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरे कहने से ले लीजिएगा स्क्रीन, तो आपको और भी फायदे बेनिफिशरी होगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको जो ट्रायंगल है वो फाइंड, ठीक है, आउट करने हैं। चलिए आपने किया होगा, देखिए एक एक करके बात करते हैं। देखो आपको त्रिभुज देखने हैं, तो यहाँ पर 2 ग्राफ आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये 2 ग्राफ हैं,
है कि नहीं। ये कितने ग्राफ हैं आपके, 2 ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये 2 ग्राफ हैं, एक इधर है, मान लो कि एक ग्राफ आपका ए है और एक ग्राफ आपका बी है, ठीक है। ये ग्राफ है आपके बने हुए, आकृतियाँ हैं। अब देखो हम एक एक करके ए में ही देख लेते हैं कितने। देखो ए में अगर आप देखोगे, जैसे मैं आपको बता दूं, एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन से अलग, आप बताइएगा इसमें कितने हैं। देखो इसमें अगर मैं पूछूं कितने ट्रायंगल हैं, तो 1 2 और एक बड़ा वाला, तो इनको योग कर देंगे, 1 + 2 का कितना हो जाएगा 3। तो ये कितने ट्रायंगल हैं आपसे अगर पूछा जाए तो ये आपके कितने हैं, 3 ट्रायंगल हैं। वैसे ही अब देखो इसमें यहाँ पर है 1 2, अब इन दोनों के योग से कितना हो जाएगा 3। वैसे ही है 1 2, यहाँ से इसको मिला दें, इस तरीके से लाएं और एक इसका ये बड़ा वाला भाई ऐसे बना दें, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो किधर हो जाएगा 3। अब वैसे ये है 1 2 और इनको जोड़ देंगे 3। देखो 3 और 3 6 और 3 9, तो एक ग्राफ में कितने हैं 9, तो इसमें भी कितने हैं 9। अब मुझे बताइएगा एक ग्राफ में 9 तो दूसरे में 9, 9 और 9 कितने हो गए 18 हो गए। कितने हो गए 18 हो गए, ठीक है। अब ज़रा समझना, 18 मैंने आपको गिन दिए हैं। 9 आपके ग्राफ नंबर जो ए है उसमें भी 9 है और बी में भी कितने हैं 9 है, तो 9 + 9 18, ठीक है। अब देखो एक और यहाँ पर बन रहा है बड़ा और ये बन रहा है बड़ा वाला, ये है एक ट्रायंगल जो बहुत बड़ा है इन दोनों के मिलान से, केवल एक ही है ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो 18 + 1 तो कितना हो जाएगा 19, और 19 ऑप्शंस में है, जी हाँ। अब और भी कोई इसमें नहीं बन रहा है, आप चाहे जितना इसको देख लीजिएगा, बस यही बन रहा है और इसके सिवा नहीं बन रहा है इन दोनों को मिलने से, ठीक है। तो इसमें 19 ट्रायंगल है बच्चे, जिसका राइट आंसर 19 आया है। वो स्टूडेंट्स सही मेहनत कर रहे हैं बच्चे, आप सही डायरेक्शन की तरफ हैं। और यदि जिसका नहीं आया तो थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को और अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कुछ परिच्छेद आपको मिलेंगे, परिच्छेद को देखते हैं क्या है। शहर और कस्बे केवल जनसंख्या के बड़े स्थान नहीं होते, ये कह रहे हैं शहर और कस्बे जनसंख्या केवल बड़े स्थान नहीं होते। जब अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में प्रगति करती है तो नागरिकों के लिए शहरी क्षेत्रों में निवास करना लाभकारी हो जाता है। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, विनिर्माण और सेवाएं शामिल होती हैं। तो इसमें क्या है, खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार होता है, विनिर्माण और सेवाएं शामिल होती हैं। इस प्रकार शहर के निवासी आत्मनिर्भर नहीं रह पाते और अन्य शहर या गांव के लोगों के उत्पादों या सेवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना। उनके बीच निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मोहर बनाने वाला कारीगर को कांस्य उपकरणों की आवश्यकता होती है जिन्हें वह स्वयं नहीं बना सकता, और रंगीन पत्थरों की भी आवश्यकता होती है जिनके स्रोत के बारे में उसे जानकारी नहीं होती। उसकी विशेषज्ञताएं आप देखोगे बारीक नक्काशी करना है, न कि व्यापार करना। कांस्य के औजार बनाने वाला स्वयं धातु, तांबा और टीन लाने नहीं जाता। इसके अतिरिक्त तो उसे ईंधन के लिए नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। श्रम का विभाजन शहरी जीवन का एक प्रतीक है। मतलब कि अगर आपको श्रम के विभाजन की बात कर लें तो क्या है, मैक्स वेबर का अगर सिद्धांत पढ़ोगे ना, उन्होंने उसमें दर्शाया श्रम के विभाजन को, तो इन्होंने कहा है शहरी जीवन का एक प्रतीक है श्रम का विभाजन। अब 61 नंबर में आपसे पूछा है कि सर्वाधिक तर्कसंगत तो सर्वोत्तम निष्कर्ष कौन सा निकलेगा परिच्छेद में। जाओ देखते हैं। पहला, शहरों और कस्बों का प्राथमिक कार्य खाद्य उत्पादन है। देखो इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बोला है, क्योंकि जो शहर हैं उनका प्राथमिक कार्य खाद्य उत्पादन नहीं है, बल्कि जो आपके कस्बे हैं, गांव होते हैं, उनका होता है। इनका काम क्या है, इनका प्राथमिक कार्य क्या है, आप देखोगे विनिर्माण, सेवाएं, ये हैं। तो पहला तो गलत है। अब जैसे ही आपका पहला गलत हुआ तो इसका आंसर निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। देखो जहाँ पर एक है उसे कट कर दो, आंसर ए नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, ठीक है। आंसर तो मिल गया बी और, ठीक है, 2 और 4। आइए देख लेते हैं तीसरा गलत है क्या। ये कह रहे हैं कि शहरी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के विशेषज्ञता और परस्पर निर्भरता पर निर्भरता करती है, ठीक है, निर्भर करती है। तीसरा में कह रहे हैं शहरी जीवन की विशेषज्ञता दूसरों पर निर्भरता के बजाय आत्मनिर्भर नहीं। उन्होंने कहा कि शहर के लोग कभी आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं। चौथा सही है कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां कृषि से आगे बढ़कर व्यापार, विनिर्माण, सेवाओं के क्षेत्र में विस्तारित होती हैं। बात सही है। इसमें 2 और 4 आपका सही हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है आपका पूर्व धारणा पर, अजम्पशन पर है। देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि शहरीकरण से आर्थिक जटिलता और श्रम विभाजन बढ़ता है। बात एकदम आपकी क्या हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो शहर हैं उससे क्या है, श्रम विभाजन होता है, ये उसकी मूलभूत विशेषताओं में से एक है। दूसरे में कह रहे हैं शहरों में रहने वाले लोग जीवन यापन के लिए पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि ये खास तौर पर अपने ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर ना होकर के शहरी क्षेत्रों पर रहते हैं, जैसे विनिर्माण है, सेवा है, उन वाले क्षेत्रों में ये लगे हुए रहते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पूर्व धारणाएं मान्य है, तो पहला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए परिच्छेद नंबर 2 पढ़िएगा, परिच्छेद क्या है। परिवर्तनशीलता प्रकृति का एक अनिवार्य पहलू है। मतलब कि जो परिवर्तन है, आपसे कोई कह देना आप तो बदल गए, आप कहोगे मेरा नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तनशीलता प्रकृति का एक अनिवार्य पहलू है और व्यक्ति भी इससे अछूते नहीं हैं। मतलब कि व्यक्ति बदलते हैं। वे शारीरिक गुणों जैसे कि ऊंचाई, वजन, शक्ति, बालों का रंग आदि के संदर्भ में विभिन्न होते हैं। वे मनोवैज्ञानिक आयामों के अनुसार भी विभिन्न होते हैं। वे बुद्धिमान या फिर मंद, बुद्धिमान हो सकते हैं, बुद्धिमंद हो सकते हैं, प्रभावशाली या आप देखोगे शालीन, रचनात्मक या कम रचनात्मक, मिलनसार या फिर अंतर्मुखी हो सकते हैं। विविधताओं की सूची अंतरहीन हो सकती है। एक व्यक्ति में विभिन्न गुण विभिन्न स्तरों पर मौजूद हो सकते हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है, क्योंकि विभिन्न गुण, विभिन्न आप देखोगे गुणों, विभिन्न गुणों के एक विशेष मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रश्न को उठाया जा सकता है, वह यह है कि लोग कैसे और क्यों भिन्न होते हैं। तो प्रकृति परिवर्तन का एक नियम है। अब इसमें यह नहीं है कि आप देखो कई बार अगर ऑप्शन में देते जीन, तो जाना नहीं है कि जीन की वजह से ऐसे भिन्न होते हैं, नहीं। पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बताते हैं, कुछ क्वेश्चन थे, बताइएगा। एक तो आपको बताना है ट्रायंगल है यहाँ पे, उसके बाद ये पैसेज है, पैसेज पढ़ना है आपको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर उसका ये आपको स्टेटमेंट दे के रखे हैं, उसके आंसर आपको यहाँ पर हैं, देखिएगा। स्टेटमेंट 2, 3, 4 ये आंसर हैं यूजिंग कोड। उसके बाद अजम्पशन सेकंड क्वेश्चन था इस पर 62। उसके बाद में हमने ये पैसेज आपका पढ़ा, विजिबिलिटी इज़ ए फैक्ट ऑफ नेचर, ठीक है। वराइबिलिटी, विजिबिलिटी नहीं है, वराइबिलिटी इज़ ए फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो assumption expectation to this, they vary in terms of physical characteristics। तो आपको ये पढ़ के ये इतना, ठीक है, पैसेज है। अब इसके ऊपर ऑप्शंस यहाँ पर हैं, क्वेश्चन बने हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो पहला स्टेटमेंट है, परिवर्तनशीलता मानव स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो शारीरिक और मानसिक दोनों विशेषताओं पर प्रभाव डालता है। अब बच्चे यहाँ पर जरा समझना, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, क्योंकि परिवर्तनशीलता मानव का भी है, प्रकृति का तो ही है, लेकिन मानव स्वभाव भी है। तो बात आप देखोगे ये वाली पहला वाला स्टेटमेंट से ही हो जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास गुणों का एक विशेष मिश्रण होता है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाता है। ये भी बात सही है, क्योंकि उसमें सोचने की, बोलने की, कई चीज़ें करने की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग होती हैं सब में। आप में जो स्किल है मुझ में नहीं है, मुझ में जो स्किल आप में नहीं है, ठीक है, कई चीज़ें अलग हैं। तीसरे में कह रहे हैं बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और मिलनसारिता जैसे मनोवैज्ञानिक गुण व्यक्तियों के निश्चित अपरिवर्तनीय मात्रा में विद्यमान रहते हैं। देखो इन्होंने ये नहीं कहा है, क्योंकि व्यक्तियों के लक्षण विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न रख सकते हैं, ठीक है, और अपरिवर्तन स्तर उपस्थित होते हैं, इसके विपरीत भी ये संकेत करता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सब एक ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता और मिलनशीलता जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों में जो अपरिवर्तनीय मात्र होते हैं, किसके, व्यक्तियों के। नहीं, ऐसा नहीं है, व्यक्तियों के गुण ऐसा नहीं होता है, सबके अलग अलग होते हैं इस स्तर पर भी। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आइए देखते हैं पहले, जहाँ तीसरा स्टेटमेंट होगा वो तो गलत होगा ऑप्शन, तो आपका आंसर सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है। चौथा स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए परिवर्तनशीलता के अस्तित्व और उसके कारणों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये कह रहे हैं कि एक और, देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व धारणाओं पर आधारित है, बताइएगा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा।
ये कह रहे हैं मानव व्यक्तित्व शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के मिश्रण से निर्मित होता है। सही बात है, उसमें ये तो है ही। दूसरे में कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवांशिक के कारण होती हैं और बाहरी परिस्थितियों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कहा आपको जीन की बात कर देगा वो आगे, ठीक है, इसलिए व्यक्ति भिन्न भिन्न है कि जीन है, नहीं महोदय। और ये कह रहे हैं बाहरी परिस्थितियों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पर्यावरण बदलता है। स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान में रखना, आप जो सोचते हैं ना, आप नहीं सोचते, आपसे सोचवाया जाता है आपके एनवायरनमेंट के द्वारा। आप जो खाते हैं ना, आप खाते नहीं हैं बल्कि आपको खिलाया जाता है आपके परिवार, जो एनवायरनमेंट है आपके आस पड़ोस का, उसके द्वारा। ये ध्यान रखना, आप कितने विकसित हुए हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका बात करने का लहजा क्या है, आपके जो गुण क्या हैं, ठीक है, थिंकिंग आप क्रिएचर कितने हैं, ये सब आप पर नहीं, आपके एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। जिस भी आप मान लीजिएगा आपका एनवायरनमेंट, कल्पना कीजिएगा एक का एनवायरनमेंट बहुत गंदा है, वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं बहुत, जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, ठीक है, हिंसाएं होती रखती हैं, बल्गेरियर ऐसे कमेंट्स होते रहते हैं, गाली गलौच होता रहता है, वहाँ पर स्मोक हो रहा है, ठीक है, और वाइन का सेवन हो रहा है। तो उसमें अब सोचिएगा, जो ए है उसकी बुद्धिमत्ता को देखिएगा, उसके थॉट्स को देखिएगा, और वहीं मान लीजिएगा बी है, वहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे, सब जॉब पर, सर्विस में, वहाँ पर आईएएस रहते हैं, ठीक है, कई ऐसी अच्छी सोसाइटी है, बहुत बढ़िया पार्क है, सारी सुविधाएं, और उस बच्चे की मानसिकता को देखिएगा, दोनों में अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कभी भी किसी व्यक्ति को बोलो कि आप गधे हो, ये हो वो हो, तो ध्यान रखना उसकी परवरिश कैसी हुई है और उसके वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हुआ है, ठीक। तो चलिए, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। पूछा था कि उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं या हैं, तो केवल एक है महोदय, इसमें ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट, रीजनिंग पर क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। ये कह रहे हैं रोहन अपनी कार में, समझना, रोहन को चलवा रहे हैं, अब जैसे जैसे रोहन को चलवाएंगे वैसे वैसे हम रोहन को चलाएंगे। आधे बच्चे इस क्वेश्चन को मोटाई, इसकी चौड़ाई लंबाई देख के डर जाएंगे, डरना ही क्यों है, करो क्वेश्चन को। देखो, रोहन अपनी कार में लंबी ड्राइव पर जा रहा है। चलो बेटा, कहाँ जाओगे रोहन? वह अपनी कार गैरेज से शुरू करता है, मतलब कि घर से, और पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना चल रहा है, यहाँ तक हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है। कितना करता है, 5 किलोमीटर। कहाँ? मान लो कि रोहन ने जब स्टार्ट किया चलना, वो यहाँ से चल रहा था, याद करना, यहाँ से चल रहा था, और उसने पूरब की तरफ चला, ये लो, कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ से वह दाएं मुड़ता है। अब देखो, जब कोई व्यक्ति, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बता दूं, जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आप करें तो अपना जो मुंह है ना, वो नॉर्थ की तरफ मानना, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, आपके राइट हैंड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। और इधर साउथ मानना नीचे, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा, और इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा। ये डायरेक्शन आपको हमेशा आनी चाहिए, ठीक है। इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। अपना फेस कभी भी नॉर्थ की तरफ देख के बैठना, पेपर में बैठे हो घुमाना नहीं है, अपने आप को अज्यूम करना है कि मेरा जो मुख है वो नॉर्थ की तरफ है, एज ए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्वेश्चन को जब सोल्व करें तो अपना मुंह नॉर्थ की तरफ समझें। आप बिल्कुल डायरेक्शन जैसे जैसे बोलेगा, दायां बायां, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वैसे वैसे घूमते रहो और चलते रहो। देखो अभी कह रहा है वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखो, जब ये अब इधर जा रहा है, किधर, पूरब की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो इसका दायां हाथ नीचे की तरफ होगा, तो ये नीचे जाएगा ऐसे। कितना जाता है, ये प्यारा बच्चा जाता है जो रोहन है, ये 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है, चला गया। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब जरा बच्चे देखो, समझो, यहाँ पर डायरेक्शन उसकी बदल जाएगी, ठीक है। फिर अब वो दाएं मुड़ता है, तो इसका जो हो जाएगा राइट हैंड हैंड इधर आ जाएगा, और कितना चलता है, कितना चलता है, ये कह रहे हैं कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। मतलब कि अब वो मुड़ा, ठीक है, दाएं, और 10 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब देखो, अब उसका जो दायां हाथ होगा ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्थ में इसको लेके जाएगा, ये लो, तो कितना चल गया यहाँ पे, 20 किलोमीटर चलता है, ये नॉर्थ की दिशा की तरफ, ठीक है। अब ये ऊपर दाएं की तरफ मुड़ रहा है ना, इसका हाथ उधर, तो दाएं जाता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। जब उसकी कार खराब हो जाती है, अब यहाँ पहुँचती है, खराब हो गई, उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच सबसे
छोटी दूरी क्या है, मतलब कि आपको बताना है। देखो गैरिज तो इसका ये था, क्लियर हुआ कि नहीं। अब जरा समझना, यहाँ तक की दूरी को अगर हम देखें कितनी थी, क्योंकि 5 ये थी, 5 तो ये तो चला था 10, लेकिन तो कितनी होगी 5 तो ये वाली दूरी थी इसकी, ठीक है 5 दूरी ये है। ये चला कितना था 20 किलोमीटर, तो यहाँ तक दूरी कितनी है, इधर देखो 8, तो इधर 8 आ जाएगी, तो ऊपर बचा कितना 12 किलोमीटर। अब आपको यहाँ से बता देना है, ये वाला ट्रायंगल लिख लेगा इसमें, ठीक है, ये ट्रायंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है इसकी दूरी कितनी है। मान लो कि ये ए था, ये बी था और ये सी था, आपसे पूछा है ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखो कैसे आप निकालोगे, तो एक तो है आपका 12, अंडर रूट में निकाल दो इसको, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, 5 4 9, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 169। बताइएगा 169 किसका आपका वर्ग होता है, ठीक है, 13 13 में 169 होते हैं, तो 13 का आ जाएगा। तो इसकी जो दूरी है अभी कितनी है 13, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप निकालो इजी वे में, तो ऐसे आपका आंसर निकल आएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करिएगा, क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपसे, एक कॉलेज यूनियन में 500 छात्र हैं। कितने छात्र हैं बच्चे 500 छात्र हैं, क्लियर। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना है, मतलब कि जो बॉय और गर्ल्स का यहाँ पर रेशियो दे के रखा है, बॉय इनटू गर्ल्स। देखो लड़कों की संख्या से अनुपात ये है 7:3 है, ठीक है, इन्होंने बोला है। तो टोटल कितने हो गए 10। अब पूछा है यूनियन में लड़कों की संख्या को इस प्रकार जोड़ना चाहिए। अब जरा समझ पे, यहाँ पर समझना, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कॉलेज में लड़कों की संख्या की अगर हम बात कर लें, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या देखो, टोटल संख्या कितनी है 500, और यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है 10, तो ये कितनी होगी 50। अगर मैं कहूँ लड़कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 50 से इंटू गुणा कर दो, यहाँ पे 50 से गुणा कर दो, तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 5 सत्ते 35, 350, और लड़कियों की संख्या आएगी 3 पंजे 15, 150। देखो 350 और 150 500 ये होते हैं क्या, ठीक है। तो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हैं 150 हैं, और बॉय कितने हैं 350 हैं, क्लियर। यहाँ तक हमने कर लिया, कहाँ तक, यहाँ तक हमने सवाल कर दिया आपका। अब इन्होंने नेक्स्ट लाइन में कहा है कि यूनियन में, मतलब कि जो संघ है, लड़कों की संख्या इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:3 हो। कितना होना चाहिए, अब इस प्रकार जोड़ो कि उनका अनुपात 8:3 होना चाहिए। अब क्या जोड़ो इसमें, ठीक है। अब आपको इस तरीके से ये करना है कि इनका अनुपात ये होना चाहिए, क्लियर कट है कि नहीं। चलिए अब देखो यहाँ पर मैं इसको रफ कर दूँ, आपको हो तो चलिए रफ कर देते हैं, ठीक है। ये तो रफ कर देते हैं, ऊपर जो इन्होंने पूछा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास में गर्ल्स का भी हैगा रेशियो और बॉयज़ का भी हैगा, ठीक है। चलिए आइए, बस हो गया। देखो अब मान लो इतना सवाल हो गया, अब ये बचा है। मान लो कि लड़के क्या हैं, जो बॉय हैं, बॉय का नंबर मान लो कि x है, कितना है x है, तो कितना था वहाँ पर 350 था, ठीक है। कितना था बच्चे 350 था। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इसमें जोड़ लाना है, इतने जोड़ो, तो मान लो कि लड़कों के और लड़कियों का अनुपात है, तो जोड़ना चाहिए ना। इन्होंने कहा लड़कों की संख्या, देखो ये है ना, लड़कों की संख्या को इस प्रकार जोड़ा जाए, तो मैंने कहा x थे, तो 350 प्लस x बटे कितना 150, लड़कियां तो 150 ही रहेंगी, ठीक है, ये तो बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। और इन्होंने कहा था कि इनका रेशियो कितना है 8:3 का है कि नहीं। तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका नीचे, तो इसको करिएगा 3 से, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 1 3 3 9 और 1 10, 105, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3x बराबर 15 अट्ठे, इसको कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, 15 अट्ठे 120, ठीक है 1200। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये है 3x, कितना है 3x। अब मुझे बताओ कि
जो 1200 में से 1050 घटाओगे, मतलब कि 3x बराबर, और 1200 में से 1050 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा x का मान 3 पंजे 15 50। तो जो x है बच्चे, x का मान कितना आ गया 50 आ गया, x का मान 50 आ गया। अब मुझे बताओ कि जो आपके लड़के थे 350 थे, अब आपको उसमें कितने जोड़ने हैं, तो x का मान हमें निकालना था, तो 50 लड़के हमें जोड़ने हैं। कितने लड़के जोड़ने हैं बच्चे, 50 लड़के हमें जोड़ने हैं। तो कितने जोड़ने हैं, यहाँ पर ऑप्शंस देके रखा है आपको, 50 लड़के आपको जोड़ने हैं। इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा 19-20 नहीं था, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिएगा। एक व्यक्ति इस शर्त पर एक कंपनी में शामिल होता है। देखो एक व्यक्ति है, उसने बाजी लगा दी कि मैं तभी शामिल होऊंगा XYZ पर। ठीक है, उसने कहा कि कंपनी उसे 1 वर्ष की सेवा के बाद 2 लाख रुपए प्लस उपहार देती है। मतलब कि मान लीजिए आप वो 1 साल तक 12 महीने तक काम करता तो उसको कितने मिलते, 2 लाख रुपए मिलते, और उसके साथ साथ उसको उपहार देती। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, 8 महीने सेवा की और उपहार, ठीक है, 8 महीने सेवा की और उपहार और 80,000 रुपये प्राप्त हुए। एक उसको उपहार मिल गया और 80,000 रुपये मिल गए। मतलब कि उसको 2 लाख मिलते अगर वो पूरे करता, लेकिन उसने कितने कर दिए, 8 महीने ही काम किया। अब पूछा है कि उपहार का मूल्य ज्ञात करो, उसको उपहार कितने का मिला ये बताओ, बस आपसे ये पूछा है, बताओ फिर। करें, चलिए आप भी करें मेरे साथ, आइए देखिए समझ लीजिएगा, समझिएगा। देखिए मान लीजिएगा कि उपहार जो था उसका गिफ्ट, इसको जी से दर्शा लेते हैं, जो गिफ्ट था वो मान लेते हैं कि उसको x रुपये का गिफ्ट देती थी वो कंपनी। कितने का, x रुपये का देती थी। अब मुझे बताओ कि 12 महीने के बाद उसे कितना मिलता। 12 महीने के बाद उसे 2 लाख रुपए मिलते प्लस गिफ्ट मिलता, यही कह रहा हूँ ना। तो 12 महीने अगर वो काम करता तो उसको क्या मिलता, 2 लाख रुपए मिलते, 5 जीरो लगते हैं, प्लस उसको क्या मिलता, x, ये गिफ्ट मिलता, ये उसको संख्या मिलती वास्तविक रूप से। ठीक, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, 8 महीने बाद उसने क्या कर दिया, 8 महीने तक उसने काम किया और उसको कुछ संख्या मिली। तो देखो 8 महीने उसने काम किया, मिलना कितना चाहिए था, 12 वो करता, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 8 किया। अब मुझे बताओ अगर वो 8 महीने काम करता कितने पर, 2 लाख रुपए मिलते, 8 महीने का हमें निकालना ना, तो 2 लाख रुपए मिलते प्लस उसको x मिलता, और यहाँ पर आ जाएगा 12। कोई दिक्कत अगर किसी बच्चे को हो रही हो तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखो, इसको करो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब कि आप कहोगे 2 लाख प्लस एक्स, सॉरी 2 लाख प्लस एक्स, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको यहाँ से रफ करता हूँ, ठीक है, इसको ज़रा देखिएगा। ये कर हैं 2 होगा इधर, 2 लाख प्लस एक्स अपॉन कितना 3। अब बराबर में कितना उसको मिल रहा है, 80,000 रुपये प्लस गिफ्ट मिल रहा है, यही मिल रहा है कि नहीं। बराबर में उसको क्या मिल रहा है, 80,000 रुपये प्लस एक्स, मतलब कि गिफ्ट मिल रहा है, यही तो मिल रहा है उसको। ठीक है, ये सब मिल रहा है उसको, समझते चलना, ये सब उसको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको ये सोल्व कर देना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सोल्व करो, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, इसका 3 का इधर हो जाएगा, इसका इधर कर लो, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, ये आ गया 4 लाख बराबर, ठीक है, 4 लाख प्लस कितना हो जाएगा 2x, और बराबर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस 3x, ठीक है, 8 तिया 24, कितने जीरो हैं, 4 जीरो है ना, 8 तिया 24 प्लस 3x। अब बच्चे यहाँ पर देखो, जब आप 3x में से 2x घटाओगे तो x बचेगा, ठीक है, और आप क्या करोगे, 4 लाख में से 2,40,000 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 1,60,000 आ जाएगा।
ठीक है, 1,60,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1,60,000। तो ये इसकी संख्या ये बच्चे कितनी, 1,60,000। तो कहाँ पर है 1,60,000, वही इसका आंसर होगा। चलिए 1,60,000 ऑप्शन नंबर आपके सी में आ जाएगा। मैं पुनः समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, आंखें लाल पीली मत करो। आइए पुनः समझा देता हूँ। देखो मैं इसको पुनः रफ करता हूँ और पुनः समझा देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या या दुख दर्द ना हो। 1 सेकेंड रुको, उसको भी रफ कर देते हैं। कई बच्चों को मैथ नहीं आता है, इसलिए मैं इसको पुनः समझाता हूँ। देखो होता क्या ना, दोबारा दोबारा समझाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं होता है। और मैं यही नहीं चाहता हूँ कि टाइम टेकिंग उसमें हो। पेज तैयार कर लेते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा, सबको हटा देते हैं यहाँ से, इतने में समझा देंगे। ठीक है, ऑप्शन सब खत्म कर दिए मैंने। आइए देखिए, देखो ये कह रहा था, अब दोबारा समझा रहे हैं सवाल को। एक व्यक्ति शर्त पर एक कंपनी में काम शामिल होता है, मतलब कि अगर मैं काम करूंगा तो ये मिलेगा। उसको कंपनी क्या करती, 2 लाख रुपए देती और उसको एक उपहार देती। ठीक है, उसने लेकिन क्या कर दिया, 8 महीने सेवा करी, उसे उपहार दे दिया कंपनी ने और 80,000 रुपये दे दिए। आपसे पूछा है उपहार की कीमत क्या है। देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपसे। ठीक है, मैंने कहा जो गिफ्ट था, जो उपहार था, उसको मैंने माना कि ये X रुपये का था। हमें नहीं पता ना, इसकी मात्रा हमें निकाल ली है। तो इन्होंने कहा कि अगर वो व्यक्ति काम करता, 12 महीने, तो उसको कंपनी क्या करती, 2 लाख रुपए देती, 2 लाख रुपए देती प्लस एक उपहार देती उसको 12 महीने काम करने के, 1 वर्ष काम करने के। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, उस व्यक्ति ने 12 महीने करके काम कितना करा, 8 महीने करा। तो ज़रा समझना, उस व्यक्ति ने काम कितना करा, 8 महीने करा, और कितने का था, 2 लाख का था, प्लस एक्स बटे कितना आएगा, 12। आप काटो इसको 4 से, देखो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख प्लस x/3, इतना आ गया। अब आपका यहाँ पर वो कह रहे थे कि उसको क्या हुआ, जब 8 महीने उसने काम किया था तो ये उसको मिले थे 80,000 रुपये प्लस एक गिफ्ट मिला था। अब यहाँ पर ज़रा देखो, 2 लाख प्लस x/3 बराबर कितने मिले थे उसको, 80,000, और उसको एक उपहार मिला था। 1 सेकेंड रुकिएगा, क्योंकि जो इशू है, अब ये कह रहे हैं कि 80,000 उसे मिले, 80,000 रुपये उसको मिले और प्लस एक गिफ्ट मिल गया, यही मिला ना। अब देखो इसकी गुणा इधर हो जाएगी और इसकी गुणा इधर हो जाएगी। जब आप दोनों की गुणा करोगे तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। देखो कैसे, आओ देखो कैसे निकालेंगे आंसर। आंसर ऐसे निकलेगा बच्चे, ये करेंगे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 4 लाख प्लस 4x, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 8 या 24, 2,40,000 प्लस 3x, सॉरी प्लस 3x। अब देखो 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। 40 लाख में से, जो सॉरी 4 लाख में से 2,40,000 जाएगा, कितना बचेगा, 1,60,000 आपका बचेगा। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1,60,000 आ जाएगा। तो जो गिफ्ट था, अगर आप देखें, ठीक है, जो गिफ्ट था वो कितने का था, 1,60,000 रुपये का था। ठीक है, तो ये आपको बताना था। अब ऑप्शंस में आपको दिखाता हूँ, चलो जादू की छड़ी देखो, देखते हैं ऑप्शंस यहाँ पे निकल आएगा एकदम, देखिए। तो 1,60,000 रुपये आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी में है। मैंने पुनः दोबारा आपको बताया ताकि आपको कोई इसमें समस्या दुख दर्द ना हो। क्वेश्चन देखो, समझो, फिर उसको करो तो ईजी हो जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है बच्चे, ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन को करें तो आपका राइट आंसर निकल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि क्लियर हो सके। देखो 68 नंबर पढ़ो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, माइंड चलाएगा आपका। ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है।
देखो ये कह रहे हैं कि एक राशि 24% की वार्षिक ब्याज दर पर मासिक रूप से संयोजित होती है। निम्नलिखित में से किस समीकरण को हल करके यह पता लगाया जा सकता है कि निवेश को 125 के कारक से बढ़ाने में कितने वर्ष लगेंगे? तो ये आपके ऑप्शंस दे के रखे हैं, बताइएगा, फिर हम करते हैं आपसे। करिएगा। चलिए देखो, इन्होंने कहा है कि एक राशि को 12% के वार्षिक ब्याज की दर पर मासिक रूप से संयोजित होती है। अब इसको मासिक से आप करोगे, महीने से आप करोगे तो कितना आ जाएगा? मतलब कि देखो 24% क्या है, ये 24% है वार्षिक। अगर मैं इसको वार्षिक से मासिक बनाऊं तो क्या बनेगा? आप कहोगे महोदय 24 को 12 से गुणा कर दो, भाग कर दो, सॉरी, तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या हो गया? मासिक हो गया। 2% मासिक हो गया। अब ये कह रहे थे कि समीकरण को हल कर दो। वार्षिक में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। मान लो कि समय जो देके रखा था, मान लो कि जो समय था, जो टी था, वो कितना था? टी बराबर कितना? 12x महीने था। मतलब कितने महीने था? ठीक है, महीने था। तो पूछा क्या है आपसे? आपसे यही तो पूछा है कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, याद है या भूल गए? बताऊँ कई वाले टेस्ट में, इसमें भी बताएंगे। देखो a बराबर कितना आएगा? P1 + R/100 और यहाँ पर आ जाएगा T। बस यही फार्मूला है, इससे आप करो। इससे आप करोगे तो देखो कैसे करोगे। अब इस पे रख दो। ए का मान आपको पता है क्या है? ए का मान यहाँ पर है 125। तो 125 बराबर पी का मान कुछ पता है यहाँ पर क्या दे के रखा है? जी हाँ, पी का मान कितना है? 1। कितना है? पी का मान है 1। तो 1 + आर का मान कितना है? 2%। कितने परसेंट है? 2% बटे 100। अब आपको टी का मान मिल गया, जी हाँ, 12। ये यहाँ पर भी होगा, वो इसको कर देगा। तो आप जब इसको करोगे सोल्व तो कितना आ जाएगा? करिएगा सोल्व। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 125 125 बराबर आप करोगे इसको तो ये 12x हो जाएगा ना। 12x हो जाएगा। और जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये अगर आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.02, ठीक है, 12x ये आ जाएगा जब आप इसको करोगे तो। क्योंकि अगर आप नीचे से इसको काटोगे तो इसके आगे 0 लगा दोगे और यहाँ पर 1 पॉइंट में माइंड में इसका आ जाएगा, तो 125 ये इसका आना चाहिए। देखते हैं कहाँ पर है? 1.02, ठीक है, और उसकी पावर कितनी होगी? 12x, क्योंकि टी है ना। तो देखो कहाँ है आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो केवल कुछ नहीं था, फार्मूले में रखना था। मैंने कहा ना ये माइंड को चलाएगा परंतु ईजी क्वेश्चन पाएगा। तो केवल फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। CI का है ये, CI का चक्रवृद्धि ब्याज का, A बराबर P1 + R/100 और यहाँ पर लिख देंगे T, या फिर यहाँ पर N भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है CI का, चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन ये इन्होंने आपके लिए दिया है, तो इसका आंसर बहुत ही अच्छे वे में आप बता सकते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो दी गई तालिका में कक्षा 12 के 4 अलग अलग वर्गों के छात्रों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और गणित जैसे 3 अलग अलग विषय लिए हैं। भौतिकी और गणित के छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर। देखो यहाँ पर जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें जो अंतर आपसे पूछा जा रहा है, एक तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं और मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में कितने का अंतर है बताओ। बहुत ईजी है ये तो। इसमें करना क्या हो, मैं करवा देता हूँ, कभी ये भी नहीं हो पता चले। देखो हालांकि आप कर लेते हो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मेरी तो ड्यूटी है स्टूडेंट्स, उसको तो निभाऊंगा। देखो अब भौतिकी के देखो कितने हैं, भौतिकी के जोड़ो 4 और 5 9, 9 और 3 कितने होते हैं? 12, 12 और 3 15 और 5, ठीक है, 12 3 15 माइनस 0.5 तो कितना हो जाएगा? 1550। 1550। तो देखो भौतिकी के कितने हैं? भौतिकी के हैं 1550। फिर उसने पूछा मैथ के, ठीक है, मैथ का देखो ये है 4 और 3 7 750, और 4 और 3 7 7 4 11 और 1 12, 12 और 5 17, तो इसके हो जाएंगे 1700।
अब आपसे पूछा क्या अंतर, दोनों का अंतर देखो, इसमें डिफरेंस कितने का है, कितने का बताओ, तो 0, 5, 150 का इसमें अंतर आ जाएगा, यही तो है बस। तो जहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 150। तो ईजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो फ्री का था। ये और भी अच्छा है, वो स्टूडेंट्स करेगा जिसने इसका मूल तत्व समझ लिया, नहीं तो छोड़ के भागो क्वेश्चन को। आओ देखो, ये कह रहे हैं कि 36.1 डेसीमीटर लंबे तार से 19 मिमी लंबाई के टुकड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो टुकड़ों की संख्या ज्ञात करो भाई, कैसे करोगे, मिमी पूछा है 19 मिमी का, ठीक है, डेसीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर आप करोगे तो आ जाएगा। देखो कैसे, समझो। तो डेसीमीटर है 36.1 इंटू 100 कर लो, इसको 19 से भाग कर लो, बस इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। आप करो, आप कितनी बार आएगा, 190 बार आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ नहीं है बच्चे, इजी सा था ही, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के हम क्वेश्चन दिखाएंगे। ये अजंसन वाला क्वेश्चन था, ये रोहन वाला था, डायरेक्शन वाला। रोहन इज गोइंग ऑन ए लॉन्ग ड्राइव इन हिज कार, he start his car from this garage and drive 5 किलोमीटर toward the east, इस साइड की तरफ गया। from there he टर्न हुआ राइट की तरफ, फिर ड्राइव करी उसने 8 किलोमीटर। उसके बाद उसने टर्न लिया राइट साइड में, फिर ड्राइव करा 10 किलोमीटर। अगेन ही उसने टर्न लिया फिर राइट साइड की तरफ, फिर ड्राइविंग की उसने कितनी, 10 किलोमीटर। When his car break down, अब उसकी कार वहीं पर रुक जाती है। What is this? शॉर्टेस्ट जो उसका डिस्टेंस है बिटवीन इज करंट लोकेशन एंड गैरेज, तो जो अभी कहाँ पर है वो गैरेज से, ठीक है, वो आपको बताना है कितनी दूर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर बताओ, 67, 68, ये 69, ये 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, परिच्छेद पर आधारित क्वेश्चन है, देखते हैं। परीक्षा से जुड़ी चिंता एक सामान्य स्थिति है जिसमें परीक्षा के पूर्ण, परीक्षा के समय या परीक्षा के पश्चात तनाव या असहजता का अनुभव होता है। ये सबको होता है। कई व्यक्तियों को परीक्षा के दौरान चिंता का अनुभव होता है और वे इससे कुछ हद तक सहायक मानते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, मतलब कि वो इसको सहायक भी मानते हैं, और ये तो आपके साथ भी होता है, ये आपका ही पैसेज आपके ऊपर है, ठीक है। तो कुछ सहायक मानते हैं क्योंकि यह प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक तनाव उत्पन्न कर सकता है। परीक्षा के प्रति घबराहट, अब जैसा समझना, अब आपको घबराहट होती है परीक्षा के प्रति, तो देखो परीक्षा के प्रति घबराहट, चिंता या असफलता का भय सबसे प्रभावशाली छात्रों के लिए भी एक सामान्य अनुभव है। हालांकि औपचारिक परीक्षा के दबाव के कारण कुछ छात्रों में चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वे उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पाते जो कम तनाव पूर्ण कक्षा की परिस्थितियों में उनकी क्षमता के अनुरूप होता है। इस परिच्छेद के लिए 2 प्रश्न बनाइए। आइए 2 प्रश्न हैं, देखो। तो वही है तनाव चिंता। पहला देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं परीक्षा की चिंता एक व्यापक घटना है जो छात्रों को अलग अलग स्तर तक प्रभावित करती है। बात एकदम क्या है आपकी, सही है, क्योंकि सबको एक समान नहीं, अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। कोई इसको बह समझ लेते हैं तो उनका जो आउटपुट है वो कम निकलता है, और कोई इसको मोटिवेशन समझ लेते हैं, ये बात सही है। दूसरे में कह रहे हैं कई परिस्थितियों में मध्यस्थ स्तर की चिंता परीक्षा में प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, मोटिवेशन के रूप में। अगर बह है तो और पढ़ो और पढ़ो। परीक्षा की चिंता से प्रभावित सभी छात्र परीक्षा में सफल प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं। देखो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि कुछ को मोटिवेशन कर जाती है, क्योंकि ये कह रहे हैं परीक्षा की चिंता से प्रभावित सभी छात्र, नहीं, अब प्रभावित तो सभी होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि असमर्थ होते हैं सफल प्रदर्शन में, ऐसा तो नहीं है। सभी फेल थोड़ा नहीं होते, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, तो तीसरा गलत है। चौथे में कह रहे हैं परीक्षा के दबाव का अत्यधिक स्तर छात्रों की अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रदर्शन करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बात एकदम सही है कि उन पर यह प्रभाव डाल सकता है।
तो यहाँ पर चौथा सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है, तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। जहाँ 3 होगा वो तो इसका आंसर नहीं होगा। तो पहला दूसरा और चौथा, आंसर ए नहीं है, आंसर सी नहीं है, आंसर सॉरी डी नहीं है, आंसर सी है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व धारणाएं वाला क्वेश्चन है, देखिए। पहला है, औपचारिक परीक्षाएं किसी छात्र की वास्तविक क्षमता का आकलन करने की विश्वसनीय साधन नहीं है। क्या ये बात सही है कि जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, क्या ऐसा है? गलत है। दूसरा है कि परीक्षा से संबंधित तनाव छात्रों पर उसके सामना करने की क्षमताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से प्रभाव डालता है। किसी को डीमोटिवेट करता है तो किसी को मोटिवेट करता है। इसमें सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। पूर्व धारणाएं मान्य पूछा है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। चलिए, ये भी और बढ़िया क्वेश्चन आपको दे दिया, मैथ का क्वेश्चन है। आइए, जो बच्चा इसको समझ गया, और मैं कहूँगा कि इसका आंसर आप दीजिए, ठीक है। मैंने कई क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। आइए देखो, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स करिएगा इसका आंसर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन का आंसर तो आपसे लेना बनता है। यदि आकाश की आय उसकी पत्नी की आय का 75% है, अब उसकी पत्नी की आय का, मान लो कि उसकी पत्नी की आय 100 थी, तो आकाश की आय कितनी हो गई? 75 होगी, तो पत्नी की आय क्या होगी? समझे? 75x होगी। तो यही चीज़ें हैं, आपको पत्नी की आय का भी मान लो 100 था और आकाश का भी इतना मान लो, तो ऐसे आप कर सकते हैं। प्लस सेट। उसके बाद कह रहा है, तो आकाश का बी पत्नी की आय का 100% है। पत्नी की जो है ना आय भी 100 मानो, बी भी 100 मानो, आकाश का दे के रखा है। अब ये कह रहे हैं आकाश की आय पत्नी के व्यय का 90% है। अनिल और उसकी पत्नी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। देखो यहाँ इन्होंने अनिल कर दिया है, इन्हें अनिल नहीं करना था, ये यहाँ पर आकाश है, ये अनिल नहीं है, यहाँ पर आकाश है, ठीक है। ये आकाश है, जहाँ हमने ब्लू किया है, यहाँ पर आकाश है। ठीक है, बताओ। तो ये आपको रेशियो बता देना है, अनुपात। तो किसका है? आकाश और उसकी पत्नी की बचत का अनुपात। देखो ये गारंटी है, उसकी पत्नी अधिक ही बचाएगी, ये गारंटी है, ठीक है। उसकी पत्नी हमेशा ज़्यादा ही बचाएगी आकाश से। चलिए, तो इसका आंसर 73 का आप दे कमेंट्स में। आइए, यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है, कथन 2 दे के रखें। देखो, एक कथन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्या देशों को संरक्षणवादी नीतियों पर मुक्त व्यापार समझौते को प्राथमिकता देनी चाहिए? मतलब कि कह रहे हैं जो देश हैं उनको संरक्षणवादी नीतियों पर मुक्त व्यापार समझौते की प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा हो। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, एक तर्क में कह रहे हैं हाँ, दो तर्क देके रखे हैं। पहले तर्क में कह रहे हैं हाँ, ठीक है, ये कह रहे हैं हाँ, मुक्त व्यापार आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, दक्षता बढ़ाता है और उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं तक व्यापक पहुंच प्रदान करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो कंज्यूमर है उनके लिए सुविधाएं पूर्वक होता है, बात सही है। दूसरे में कह रहे हैं नहीं, ये कह रहे हैं मैंने नहीं, संरक्षणवादी नीतियां आवश्यक हैं क्योंकि वे स्थानीय उद्योगों के लिए कुछ स्तर तक की सुरक्षा प्रदान करती हैं, बात तो सही है। भले ही वे हमेशा प्रभावी ना हो, लेकिन वे हमेशा मुक्त व्यापार नीतियों से बेहतर होती हैं, ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है महोदय। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे हमेशा प्रभावी नहीं हो, हमेशा प्रभावी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। वो तो आपके कंपटीशन मार्केट पर डिवाइस करेगा। तो केवल कितना मजबूत है, केवल एक तर्क इसमें मजबूत हो जाएगा, पहला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा इसमें मजबूत नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे पैसेज पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। 71 ये इसके स्टेटमेंट है और ये यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं। ये आपको इसका करेक्ट आंसर देना है 73 का। कहीं पर
अनिल है ना, ये अनिल की जगह आकाश कर लो। आकाश, ठीक है। इनका रेशियो बताना आपको, कमेंट्स करना है इसका आंसर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये इसके ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, वृत्त में दो समानांतर जीवाएं हैं जो केंद्र की दोनों ओर खींची गई हैं। जब दो जीवाओं के बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है और दूसरी जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो जीवाओं में से एक की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए एक एक करके बनाने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाएं। आइए देखो, एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है। इसकी अब जैसे जैसे इसने बोला है ऐसे ऐसे जीवाएं बना लेते हैं। ये लो, ये लो, ये लो और लो, ठीक है। ये इसने बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं बिल्कुल, जो केंद्र के दोनों ओर खींची गई है। ये खींची गई है। जब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है तो दूसरी जीवाओं की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो जीवाओं के मध्य, देखो यहाँ पर अब निशान बनेंगे। ये बनेगा आपका ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और ये हो जाएगा डी। इसके बाद में ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ और ये जो है आपका है ओ। ये आपका चित्र आपको दिख गया होगा, ठीक है। ए और बी के अगर हम देखें, ए और बी की अगर हम दूरी को देखें, मान लीजिए कि जीवाएं ए और बी अगर हम देखें, ए और बी बराबर कितना है, अगर हम जीवाएं देखें तो 40 है। तो आपका अब पूछा क्या है कि सी और डी जीवाएं कितनी होंगी, ये हमने माना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि त्रिज्या आपसे पूछी है ए और ओ। देखो ए और ओ की त्रिज्या, ए और ओ की त्रिज्या आप अगर बताएं, ये त्रिज्या अगर आप बताएं, ठीक है, तो इसमें त्रिज्या अगर आप बताओगे, ठीक है, ए और ओ की त्रिज्या अगर आप बताओगे तो यहाँ पर आपको सी ओ की त्रिज्या भी बतानी पड़ेगी। और ये कह रहे हैं सी ओ की त्रिज्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो सी ओ की त्रिज्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ अगर हम देखें ए ई ओ की अगर हम देखें, ए ई ओ में, ठीक है, ए ई ओ में अगर हम देखें तो ए बी कितना है, ए बी 40 है। तो ए ई कितना है, ए ई बराबर कितना है, तो ए ई बराबर किसका होगा, बी से निकलेगा तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए ई आ गया, बी में से हम निकालेंगे क्योंकि ये कितना है, आप देखोगे 25 था, 22, 48 था, ठीक है। दूरी जीवों की लंबाई जो है, दूसरी जीवा की जो लंबाई है 48 है, एक की कितनी है 22 है और एक की 48 है कि नहीं। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, ओ ए का पूछा है और इसका पूछा है, तो आप निकाल लेंगे इसमें। चलिए निकालते हैं, देखो इधर निकाल लेते हैं। ओ ए की देखो पहले, ओ और ए की देखो, ओ और ए बराबर अंडर रूट में आ जाएगा ये आपका ओ ए का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर अगर हम रखें ओ ए का स्क्वायर कितना था, ओ और ए का कितना था 25, ये हैगा, ठीक है। तो कितना आएगा, अंडर रूट में है ये, ध्यान में रखना, 25 का स्क्वायर माइनस ए ई का कितना था, ए और ई का 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर। अब देखो 25 में कितने होते हैं बताओ, 625, 25 में 625 माइनस 2 दूनी 4, 400, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 225 किसका होता है, 15 का। तो आपका अब हमारे पास में जो ओ है और ए है इसका भी आ गया कितना, 15, हमारे पास में इसका भी आ गया, ठीक है। बी ए बी का भी हैगा, सी डी का नहीं है।
ठीक है, और हमारे पास में ए का भी हैगा और ए ओ का भी हैगा, ठीक है, इन सब का आएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहे हैं कि सी एफ ओ, क्या इसका निकालना हमें, सी एफ ओ, इसका हमें निकालना है सी एफ ओ, ठीक है, इनका हमें निकालना है। तो इसके रफ कर देते हैं यहाँ से, चलिए सी एफ ओ का हमें निकालना है, तो कौन सा हटाएं, तो हम इसको हटा देते हैं 1 सेकेंड, क्योंकि हमने ये तो निकाल ही लिया है, ए ओ का हमने लिख लिया है इधर, तो सी एफ ओ का हमें निकालना है। देखो गौर से देखो, ध्यान से देखो, हमें निकालना है कि सी एफ ओ में त्रिभुज जो निकालना है, सी एफ ओ में हमें क्या निकालना है, त्रिभुज निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ओ एफ का देखें, ओ एफ का, ओ और एफ का ये जो बीच का गैप है, ठीक है, ओ एफ का अगर हम देखें तो ओ एफ का इन्होंने खुद कहा है कि 22, पहले का कितना है 22 माइनस कितना है 15, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका तो 15 आ गया, हमने क्योंकि ए और इसका निकाल लिया तो इसमें से हम घटा देंगे, तो कितना आ गया 15। तो हमारे पास में अब किसका हैगा, हमारे पास में आप देखोगे ओ और एफ का भी हैगा, उसका कितना है 7, ठीक है, ओ और ए का भी हैगा। अब सबके मान हमने लगभग निकाल लिए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है सी और एफ का और निकाल लो, सी और एफ का, इसके बीच की दूरी को, चलो इसको ऐसे रफ कर देते हैं, देखो सी और एफ का और निकाल लेते हैं। तो सी और एफ का कैसे निकालेंगे, देखो सी एफ का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका ओ सी है इसका स्क्वायर और ओ एफ का स्क्वायर, सी का जब भी तो निकालोगे तो आप कहोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट में, ठीक है, इसको कहेंगे हम सी ओ का स्क्वायर माइनस ओ और एफ का स्क्वायर, ठीक है, हम जब निकालेंगे बस रख दो। देखो सी एफ का मान निकालने के लिए हमारे पास सी ओ सी का हैगा कि नहीं, है कि नहीं बताओ, इसका मान बिल्कुल है हमारे पास में कितना है, हमारे पास में है इसका मान 25, ठीक है, कहाँ है 25, ये रहा, तो हम रखेंगे यहाँ पे 25 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 का स्क्वायर माइनस और 7 का स्क्वायर, क्योंकि वो एफ का मान 7 है। तो अब कर दो भाई, यहाँ पे 25 में कितने होते हैं, निकालो, तो जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 625 और 7 7 49, जितना भी आएगा आप इसको घटाएंगे, फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है नीचे। तो आप देखोगे जो आपका सी और एफ का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपका 4 आया। पूछा क्या जा रहा है आपसे पूछा गया है कि सी डी का मान बताओ। अब देखो हमारे पास में सब का मान हैगा, सी और डी का मान भी बता देंगे, मतलब कि इसका जो सी का डी का मान आपको बताना है तो हम इसका भी बता देंगे, ठीक है, हमारे पास में सी एफ का हैगा, सब आपको सब का मान हैगा हमारे पास में, ठीक है। तो कितना है, देखो सी और आपका डी का मान कितना है, तो हमारे पास में 2 × 24, ठीक है, × 24। तो आप देखोगे क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है तो कितना आ जाएगा 48, तो हमारे पास में सब का मान हैगा, ठीक है। तो ये सवाल थोड़े से लेंदी सवाल होते हैं, परंतु मैं कहूँगा कि ऐसे सवाल को अगर आपसे नहीं आता है मैथ, ये सवाल उन बच्चों के लिए थोड़ा भयानक हो जाएगा जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है। तो आप ऐसे सवाल को मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्किप कर दें, ठीक है, ऐसे सवालों को, और जिनको मैथ आता है तो वो तो इसका आंसर निकाल ही लेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी मैंने इसको सोल्व करने का कोशिश किया है, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो इसको पुनः देखिएगा, समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आ रहा है, मैथ से आप वीक हैं तो ऐसे सवाल को स्किप कर दीजिएगा, आप ना सीखें, ये एडवांस वाले लेवल पे है, ठीक है, आपका फिर माइंड में थोड़ा धुआं निकल जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। आकृति का चयन कीजिए जो आकृति जेड के खोले हुए रूप के समान है, मतलब कि देखो 2 आकृति हैं, एक आकृति आपको बाई है, एक आकृति आपकी जेड है, और जेड आपसे पूछा है, तो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, इससे इजी तो क्वेश्चन कुछ होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है अपने स्तर पर, ठीक है। खोला हुआ है, खुला हुआ, ये जैसे ओपन करना है आपको, सबका डबल टिबल बन जाएगा, खोल के देखो इसको, लो आकृति छोटा कर देते हैं, अब शायद आपको और भी अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, देख लो पहले जेड आकृति कैसी है, फिर उसके बाद ऑप्शंस देख लो।
इसको खोलना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ओपन करना है, ओपन ओपन, इसको ओपन करना है, समझे कि नहीं बच्चुआ? इसको ओपन कर देना है, इधर 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 और इधर इधर। कैसे ओपन करोगे मैं बताता हूँ। देखो, जब आप इसको ओपन इधर खोलोगे, इधर साइड में खोलोगे, और इसको इधर साइड में खोलोगे, जैसे ये खुल रहा है, तो आप देखोगे इधर क्या बन जाएगा, इधर 1 0 बन जाएगा, इधर इस तरीके से करके एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक ट्रायंगल इधर बन जाएगा, 1 0 इधर बन जाएगा, 1 0 इधर बन जाएगा, 1 0 इधर बन जाएगा। तो अब चीज़ें कुछ और भी आपको भी, तो 3 सर्किल 4 सर्किल इधर बन जाएंगे, 4 सर्किल इधर, 4 ये। तो कहाँ पर रहे? ऑप्शन नंबर बी। खोल के आपको बताना था इसमें, ठीक है, ये आपको खोलना था, तब आप इसका आंसर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी। आइए, क्वेश्चन है आपका 77। बल्लेबाज है और छक्के चौके मार रहा है, रोकें, मारें छक्के चौके अपन भी। चलिए देखो मारते हैं। टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए 450% रन दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए 1500% रनों के बराबर हैं। अब कई बच्चे इसको परसेंट में बना लेंगे, कई बच्चे इसको कहेंगे कि नहीं हम तो इसको 500 ही मान लेते हैं, या 1500 मान लेते हैं, या 450 मान लेते हैं। टेस्ट मैच में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर कितना है? कितना है? 140 है दोनों का। दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और समझ में आ सकें। चलो देखो जरा समझना यहाँ पर। माना कि तेज बल्लेबाज द्वारा, जो तेज बल्लेबाज है वो अगर हम देखें, एक बल्लेबाज मान लीजिएगा, जो तेज बल्लेबाज है इसमें वो बनाता है x, और जो थोड़ा धीमा है वो बनाता है y, ठीक है। तो आप देखोगे दोनों का अंतर कितना था, x माइनस y, मतलब कि 140 ये। अब तेज देखो, तेज परसेंटेज कौन बना रहा है? तेज परसेंटेज 450 वाला, ये तो 1500 में जा रहा है। तो आप कहोगे कितना, 450x अपॉन 100, मतलब कि परसेंटेज में है, बराबर 1500% बाई, अब परसेंट उड़ा देंगे तो यहाँ पे शो। कोई दिक्कत? यहाँ तक अभी मैंने कुछ नहीं किया सवाल में, जो क्वेश्चन है अभी वही लिखा, अभी मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है अपनी तरफ से। अब मैं करना स्टार्ट करूँगा, इसमें क्वेश्चन को सोल्व करना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका जो ये 100 है ना, इसको दोनों से दोनों कट जाएगा, तो ये 100 कट गया, ठीक है। तो आपका बचा कितना, 100 से 100 कट जाएगा, ये बचेगा 450x बराबर 1500 बाई, ये बचेगा। क्लियर? और सोल्व करो इसको, इस जीरो से एक जीरो हटा दो, और सोल्व कर लो इसको, चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो आप। कैसे? ऐसे 5 से काटो, 15 से काट दो चाहे। देखो 15 तिया 45, ये हो जाएगा 3x बराबर, और 15 का ना 15, ये हो गया 10। अब देखो x अपॉन बाई, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 3, ठीक है, 10 अपॉन 3 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, 10 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये एक हमें बना, तो x का मान अगर हमने निकाला तो x का मान बना कितना, 10/3। एक मान हमारे पास में ये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आई होप। चलिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स अधिकतर क्वेश्चन को x से मान के करना प्रेफर करता हूँ, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब तक तो हमने सोल्व किया है ये, ठीक है, यहाँ तक अभी कुछ नहीं किया है, अभी केवल सोल्विंग की है जो। अब वो कह रहे हैं कि दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए अंतर तो इतना 140 है, और दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का योग क्या है उसको आपको बताना है। ये पहली समीकरण आपकी बना ली हमने, समीकरण नंबर 1 बन गई है। मान लीजिए कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमें प्राप्त कुछ संख्या होगा, ठीक है। तो x का मान हम क्या रखेंगे, देखो हम सोल्व कर रहे हैं, हमें पता है कि जो इसके द्वारा बनाए गए रन हैं, x के द्वारा जो बनाए गए रन हैं कितने हैं, x का मान कितना आया है, 10/3, ये आया कि नहीं, माइनस बाई, ठीक है, बराबर कितना, 140। अब इसको आप सोल्व करो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो मान आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 3, और ये उधर चला जाएगा, तो ये इसका y का बराबर जो मान आ जाएगा 60, इसका मान आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे पूरा। क्योंकि जगह का थोड़ा सा है तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ सोल्व।
अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या है, x के मान हमने निकाल लिया। देखो y का मान कितना है, 60 है, x का मान कितना है, x का मान हमने अभी आपको निकाला, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है, 140 है। अब यहाँ पर समझना, दोनों का अंतर 140 है और दोनों के योग के बराबर बनाए गए रन कितने हैं। देखो यहाँ पर 140 प्लस 60, 140 प्लस 60 बराबर कितना है, इजिकल टू 200। तो कितने रन दोनों ने बनाए थे, वास्तविक रूप से कितने रन बनाए थे, आप देखोगे 200। लेकिन दोनों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए योग को अगर हम देखें तो देखो जो आपका आपका जो आया था योग वो कितना आया, 60। तो 60 आया, इसको जोड़ा किस में, तो ये आया 200। ये किसका मान है 200 महोदय, आप देखोगे ये मान है x का। x का जो मान है, x का मान है 200, y का मान है कितना, 60। अब दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ोगे 200 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, 260। तो ये आ जाएगा आपका, इधर लिख देते हैं 260, जहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 78, पढ़िएगा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है मैथ का। ये कह रहे हैं 100 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/3 है, मतलब कि 2/3 है। शीर्ष से 15वें स्थान पर एक लड़का रितेश है। शीर्ष से 15वें स्थान पर, उससे पहले अब 14 हैं और उसमें से कह रहे हैं 13 लड़कियां हैं। तो रितेश के बाद लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही स्टूडेंट्स इस आंसर को कर सकता है जो स्टूडेंट्स एक्स का मान, मतलब कि ये जो यहाँ पर है 2/3 इसको समझ सकता है, वही स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकता है। चलिए आइए कोशिश करते हैं। माना कि लड़कों की संख्या, मैंने माना कि जो बॉयज़ थे वो एक्स थे, मान लिया एक्स थे बॉय। तो मैंने कहा कि गर्ल्स क्या हैं, फिर गर्ल्स क्या हैं, तो मैंने कहा x प्लस 2, ये x मतलब कि ये हो जाएंगी 2x/3, लड़कियां हो जाएंगी 2x/3, ये लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम देखें x प्लस 2x/3, ठीक है, बराबर 100, क्योंकि 100 छात्र थे, सोल्व कर रहे हैं। दिक्कत कोई समस्या, यहाँ तक कोई दुख दर्द तो नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक कोई दुख दर्द आपको नहीं होगा वास्तव में। ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3x प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 5x बराबर कितना, 20, ठीक है। 1 सेकेंड थोड़ा साफ करके लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें और समझ में अच्छे से आएँ। अब देखो हम सोल्व कर रहे हैं, सवाल को सोल्व कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या क्या कितना है, 2/3 है। तो मैंने कहा x लड़के हैं प्लस 2x/3 लड़कियां हैं बराबर 100, ये टोटल छात्र थे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x/3 बराबर 100। क्लियर। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5x/3, 1 सेकेंड रुकिएगा, क्योंकि 3x प्लस 2x, तो 5x/3 बराबर 100। आप क्या करोगे, अब 5x से भाग कर दोगे किसको, 100 × 30 को, 3 को। जब आप भाग करोगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दिया, 5 दूनी 10 20 और 20 दिया 60। तो जो x है उसका मान कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब कि जो लड़के हैं इसमें, जो बॉय हैं वो कितने हैं, बॉय हैं 60। जरा समझना, लड़कों की संख्या कितनी है बच्चे, 60 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लड़कों की संख्या 60 है, 60, ठीक है। अब मान लीजिए लड़कों की संख्या तो 60 है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स तो आपके 100 थे। अब मैं इसको रफ कर दूं यहाँ तक, चलिए यहाँ तक रफ कर देते हैं। लड़कों की संख्या में निकाल ली हमने। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे इसमें, टोटल स्टूडेंट्स है 100 स्टूडेंट्स में से 60 आपके बॉय हैं, तो गर्ल्स कितनी बची, गर्ल्स 40 बची ऑब्वियसली, ठीक है, 40 बची। अब मुझे बताओ, वो कह रहे हैं कि रितेश से आगे के छात्रों की संख्या, रितेश सहित तो 15 है, लेकिन उसमें से कहा कि 15 छात्रों में से 13 क्या है, लड़कियां हैं। मुझे बताओ 15 छात्र थे,
इसमें से 13 लड़कियां हैं, तो कितने बचे? 2। मतलब कि रितेश सहित 15 थे। ठीक है, रितेश सहित 15 थे, तो 13 लड़कियां थी। तो रितेश के बाद लड़कों की संख्या क्या है? अब मुझे बताओ, रितेश के बाद कितनी संख्या है? 60 माइनस 2, तो 58 अभी भी क्या है, उसमें लड़के आपको मिलेंगे, क्योंकि रितेश और एक लड़का और बचा था, क्योंकि 13 घटाओगे 15 में से 2 आएगा, तो रितेश और एक लड़के को और घटा दो, तो अब भी कितने लड़के हैं? 58 लड़के हैं इसमें। कितने हैं आपके? 58 लड़के इसमें शामिल हैं अभी भी। क्लियर कट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का मतलब कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोई संख्या उस संख्या का 440% है, उनके वर्गों का योग 261 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कोई संख्या उस संख्या का 40% है, आप कैसे निकालोगे इसको? क्वेश्चन तो अच्छा है और अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है, करिएगा। निकाल सको तो निकालने का प्रयास तो करो कम से कम। चलो आओ करते हैं। देखो ये कह रहे हैं आपसे कि यदि कोई संख्या उस संख्या का 40% है, माना कि वो संख्या, माना संख्या क्या है, हमने a मान ली, मान लो a मान ली, x मान ली, a मान ली, तो दूसरी संख्या, कह रहे हैं कि नहीं, यही पूछा है कि नहीं? यदि कोई संख्या उस संख्या का 40% है, यदि कोई संख्या उस संख्या का 40% है, तो दो संख्याएं हैं। यदि कोई संख्या उस संख्या का 40% है, दो संख्याओं की बात हो रही है, तो उनके वर्गों का योग 261 है। कितना है? 261 है। संख्या ज्ञात करो। मुझे बताओ तो दूसरी संख्या क्या कहेंगे हम? दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे कि उसका कितना है? 40%। तो ए का कितना है? 40%, यही तो आप निकालोगे। ए का 40% निकालोगे तो यही तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा ये बराबर में, यह आ जाएगा 40A/100, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज में निकालोगे। बस इसको काट दो, इससे काटो, ये आ जाएगा 2, 2 और ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2A/5। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उनके वर्गों का योग, समझना, अब उनके वर्गों के योग की बात हो रही है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। किनके वर्गों का योग? पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखो यहाँ पर पहली संख्या a है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहली जो संख्या है, जो संख्या नंबर पहली है वो a है। मैं इधर लिख देता हूँ, पहली संख्या बराबर a और दूसरी संख्या बराबर कितना है? 2A/5। ये इतना सोल्व मैंने किया है, ठीक है, और मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मुझे जगह चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे जैसे ये बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? उनके वर्गों का योग। अब देखो किन के वर्गों का, जो संख्याएं देके रखी हैं, अब कैसे हम निकालेंगे? देखो जरा समझना, ए है पहली संख्या, ए लेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस उनके वर्गों का योग 2A/5, और इसका स्क्वायर बराबर कितना है? 261 है कि नहीं? अब आप जरा इसको करो स्क्वायर, देखो तो ए का तो ए स्क्वायर रहेगा, कोई नंबर ही नहीं है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4A/5 पंजे 25, और कितना हो जाएगा? 261, सॉरी 260 नहीं है, 261, 261। क्लियर? अब मुझे बताओ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा A² प्लस 4A/25 बराबर 261, ठीक है। उसके बाद अब आप सोल्व कर लो, तो जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका 29A/25 बराबर 261 बराबर ए का स्क्वायर बराबर 9 × 25। तो अब आप देखोगे, क्योंकि ए का स्क्वायर है, 25 निमा जितने भी आएंगे, क्योंकि वो स्क्वायर होगा एक संख्या का, तो 15 है, 25 निमा 200, कितने होते हैं? 225
और 25 धाई 250, तो 225 हो जाएगा। फिर इसका ए का जो मान आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो वो जो संख्या है ना, तो वो संख्या 15 है। ठीक है, यदि कोई संख्या उस संख्या का, तो वो संख्या 15 है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहिएगा आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 80। एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे बच्चे। नीचे दिए प्रश्नों के 3 कथन आपको हैं और बाद में उसके निष्कर्ष दे के रखे हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखो समझना, क्वेश्चन को जितना समझ सकोगे समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कथन आपका देखिए क्या है। कथन आपका कि सभी लाल हरे हैं, मतलब कि जो भी लाल है ना, लाल जितने भी हैं सभी लाल हरे हैं। ठीक है, सभी लाल हरे हैं और इसमें ये इंक्लूड हो गया कि कुछ हरे लाल भी हैं। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि कुछ हरा नीला है, तो कुछ हरा नीला ऐसे भी होगा, कुछ हरे, वन सेकेंड, कुछ हरे नीले भी हैं, ब्लू, ये हैं ग्रीन। ठीक है, तो कुछ हरे नीले भी हैं, एक ये बन जाएगा इसका और एक ये बनेगा इसका। यहाँ पर लिख देते हैं ग्रीन और यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू, तो कुछ हरे नीले भी हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कोई लाल नीला नहीं है, मतलब कि लाल और नीले का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लाल का नीले से कोई मतलब नहीं है। मान लो कि अगर मैं एक ही इधर डायग्राम बना दूं तो उसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। मानो कि ये एक बड़ा डायमेंशन है जिसको बोला जाता है हरा, इसमें लाल आ गया और इसमें आपका मान लो कि ये हो गया आपका ग्रीन, ये हो गया आपका ब्लू, ये हो गया आपका रेड। ठीक है, मैंने इसको इधर ही बना दिया। अब ये कह रहे हैं इसमें देखो कोई लाल नीला नहीं है, मतलब कि कोई भी लाल नीला नहीं है। बस आइए देख लेते हैं। अब इसमें इंक्लूड है, अब फिर से मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो पढ़ते हैं फिर से। ये कह रहे हैं कि सभी लाल हरे हैं, देखो जितने भी लाल हैं ना, जितने भी लाल हैं वो सभी हरे हो गए। ठीक है, ये सभी हरे क्योंकि उसके अंदर आएगा। कुछ हरा नीला है, मतलब कि अगर अंदर जाओगे तो कुछ हरा नीला, ये भी हो गया। कोई लाल नीला नहीं है, बात सही है। अब ये कह रहे हैं कोई हरा नीला नहीं है, देखो कोई हरा नीला नहीं है। महोदय इन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ हरे नीले हैं, तो कोई हरा तो नीला होगा ही होगा, तो ये तो पहला गलत हो गया, समझे कि नहीं? तो पहला जो स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं कुछ लाल हरे हैं। अब जो कुछ लाल है ना वो हरे होंगे, बिल्कुल कुछ लाल आपके हरे हो जाएंगे, कुछ लाल हरे हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहे हैं कुछ हरा लाल है, कुछ जो हरा है ना, ये जो कुछ हरा है वो लाल है, ये बात सही है। तो कुछ हरा लाल, ये कह रहे हैं सभी नीले लाल है, नहीं, इनका तो अंतर ही नहीं बताया, क्योंकि ये कह रहे हैं कोई लाल नीला नहीं है। जब कोई लाल नीला नहीं है तो सभी नीले लाल कैसे हो सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन नहीं। आओ अब देखो यहाँ पर समझते हैं। तो तीसरा भी इसमें सही है। ये कह रहे हैं कि एक निष्कर्ष सही है, दो निष्कर्ष, तीन सही है, नहीं दो नहीं, देखो चार तो है नहीं, एक भी नहीं है, तीन भी नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दो निष्कर्ष सही आएंगे। ठीक है, इसमें पहला और दूसरा, एक और डायमेंशन इसका बन जाएगा। मैं आपको एक और डायमेंशन बना देता हूँ। ठीक है, एक और इसका डायमेंशन बन जाएगा बच्चे, यहाँ पर समझ लीजिएगा। एक डायमेंशन एक और ये बन जाएगा आपका कि यहाँ पर लिख लेते हैं लाल, वन सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं रेड, यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रीन, और यहाँ पे लिख लेते हैं आपका ब्लू। अब देखो बन रहा है कि नहीं?
ये बन रहा है कॉम्बिनेशन की नहीं, देखो दोनों से आप कर सकते हैं, तो 2 डायमेंशन इसके बना करके आप कर देंगे, ठीक है। कुछ लाल हरे हैं, कुछ लाल हरे हैं, सभी लाल हरे हैं, ये भी बात ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, तो आप कहोगे इसमें जो आंसर आएगा सी आएगा, इसमें 2, ठीक है, निष्कर्ष सही निकलते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बताइएगा आंसर 75 का, लीजिएगा जूम कर देते हैं। फिर उसके बाद 76 का, इसको खोलना है, ओपन करना है इसको फिगर को, ठीक है। चॉइस ऑफ फिगर विच वुड रिमेंबल द अनफोल्ड, ठीक है, फ्रॉम ऑफ फिगर। तो इसको खोलो, खोल के आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये 77 भी बताओ, एंड 78 द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3, थर्ड that of boy in the class of 100 students, Ritesh on of the boy ranks 15th from the top. If there are 13 girls head of Ritesh, the total number of boy after Ritesh. 79 if a number is 40% of that number, the sum of their square is 261, फाइंड द नंबर। एंड ये 80 नंबर का क्वेश्चन था। ऑल रेड आर ग्रीन, सम ग्रीन इन इज ब्लू, नो रेड इज ब्लू। कंक्लूजन देके रखा है, नो ग्रीन इज ब्लू, सम रेड इन ग्रीन एंड सम ग्रीन इन रेड एंड ऑल ब्लू इज रेड। ये इसके ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर आप भी बनाइएगा, इसका राइट आंसर निकालिएगा, ठीक है। फिर इसके ऑप्शंस ये हैं। तो बच्चे ये था आज का आपका टेस्ट। मैं आपको बता दूं कि हमने आपसे दृष्टि के अब तक 4 + 11 15 टेस्ट आपसे, मतलब कि हाफ टेस्ट सीरीज आपकी डिस्कस कर ली है। 30 टेस्ट का हमने वादा किया है, ठीक है। और विजन IAS का हमने अब तक 9 टेस्ट आपसे GS के चर्चा के बिंदु बना लिए हैं, और दृष्टि के हमने 3 टेस्ट करंट अफेयर के ले लिए हैं। तो आप देखोगे 9 और 3 12, और ये हो जाएगा लगभग 27 टेस्ट मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जा रही है समय के अनुसार। 2 PDF आपकी बची हैं, टेस्ट नंबर 11 और टेस्ट नंबर आपका जो ये 4 है CSAT का, ये भी PDF आपको मिल जाएगी। क्लास आप देखेंगे, उसके बाद में PDF आपको मिल जाएगी। तो बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट नंबर आपका नेक्स्ट है दृष्टि IAS का GS को लेकर के होगा, उसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट विद करंट अफेयर 30% वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो जितना हो सके कंठस्थ कीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वो टेस्ट नंबर आपके दृष्टि IAS का होगा। चलिए मिलता हूँ क्लासेस में, टेस्ट में, तब तक के लिए रिविजन करते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, जो आंसर पूछे गए उनका आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। लेकिन मेरे बात याद आ गई, आप ये भी बताइएगा, जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, जो एजुकेशन फैमिली के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो बताइएगा आप किस स्टेट से आते हैं, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। किस स्टेट से आते हैं, भारत में कौन से स्टेट से आप रहकर की क्लास देख रहे हैं, मुझे बताइएगा किस कोने से आप देख रहे हैं। देखूं मैं भी मेरी ऑडियंस कहाँ तक है। चलिए मिलता हूँ क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।